वॉइस ओपिनियन के रैंक में आपका स्वागत है। आज का वीडियो प्रारंभ करूं दोस्तों, उससे पहले आपसे एक क्षमा याचना। मैंने पिछले अंक में आपसे वादा किया था कि मैं झारखंड विधानसभा का जो चुनाव होने वाला उसके बारे में बहुत सारे आंकड़े आपके सामने रखूंगा और उसका विश्लेषण भी करूंगा, लेकिन चूंकि शोध कार्य पूरा नहीं हो पाया है इसलिए आज मैं वो वीडियो नहीं बना रहा हूं। लेकिन दोस्तों ये वादा है कि मैं कुछ समय में वो वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूं जो झारखंड का भी नई पॉलिटिकल सेंसेशन है जयराम महतो। अब जयराम महतो के बारे में दोस्तों मैं पहले भी 2-4 वीडियो बना चुका हूं। आज का वीडियो भी जयराम महतो पर ही है, लेकिन विषय थोड़ा अलग है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जयराम महतो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद बहुत ही तेजी से जो यहाँ का जो पॉलिटिकल एरिना है उसमें बहुत तेजी से उभरे हैं। प्रारंभ में खबर आई कि उनको कांग्रेस अपने साथ मिलाना चाहती है। बाद में ये भी खबर आई कि हेमंत बिस्व शर्मा जो कि अभी उप प्रभारी हैं चुनाव के झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी उनसे मीटिंग करने की कोशिश की। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आज के तारीख में झारखंड के राजनीतिक पटल में जयराम महतो का व्यक्तित्व कितना बड़ा हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज की खबर जो इन सबसे अलग है, जयराम महतो के बारे में है लेकिन अलग है। दोस्तों ये जो जयराम महतो की पार्टी है, पहले उसका नाम जैसा कि आपको पता ही है झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति था। अब जो है वो बदल गया और जो नाम इन्होंने इलेक्शन कमीशन जो रजिस्टर्ड करवाया है उसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। अब इनको चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है कैंची, यहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से इस पार्टी का मीटर ऊपर उठ रहा उसी रफ्तार से जो इनके जो साथी थे, जो शुरुआती दिनों के साथी थे, वो धीरे धीरे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अभी उस कड़ी में सबसे नया नाम है संजय मेहता का। हजारीबाग से चुनाव लड़े थे लोकसभा का और कहा जाता है कि वो एक बहुत ही मजबूत कड़ी इस जयराम महतो की पार्टी के हैं। अब ये हो क्यों रहा है? इससे पहले देवेंद्र महतो जो हैं उनके बारे में खबर आई कि मनमुटाव है। ये एम्स में देवेंद्र भर्ती थे, जयराम महतो दिल्ली गए लेकिन उनसे मिलने नहीं गए। जयराम महतो ने सफाई अलग ही दी कि वो आईसीयू में थे तो मैं उनसे कैसे मिल सकता था। इसी तरह से रिजवान हैं, मनोज यादव हैं, जो सबके सब पार्टी के मजबूत स्तंभ थे। एक तरह से अगर कहा जाए तो इन लोगों ने ही इस पार्टी का बीज डाला था। अब जब ये पेड़ बनने लगा है, ये बीज, तो धीरे धीरे जो भी ये बड़े नाम हैं इस पार्टी को, सबके सब इस पार्टी से या तो अलग हो चुके हैं, अलग हो रहे हैं, या फिर न्यूट्रल बैठे हुए हैं। और इसका जो संदेश है, जो आप नेता आपके न्यूट्रल हो या पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका संदेश जो है कार्यकर्ताओं में कोई अच्छा तो पड़ नहीं रहा है, किसी भी पार्टी में नहीं पड़ेगा। उसका नकारात्मक संदेश जो है कार्यकर्ताओं में जा रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसको जाने इससे पहले हम ये जान लें कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जब भी किसी पार्टी का गठन होता है तो ऐसा ही होता है, क्योंकि होता ये है कि आप पार्टी से अपेक्षा आपकी बढ़ जाती है, आपकी महत्वाकांक्षा जो है वो बढ़ने लगती है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है केजरीवाल है। इन्होंने आप पार्टी का गठन किया। अब उस पार्टी को गठित करने के लिए जो शांति भूषण है, उन्होंने कहा जाता है कि 2 या 3 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। अब उनके बेटे जो हैं शांति भूषण के जो बेटे हैं वो जो है इस पार्टी में थे और बड़ी एक्टिव थे। इसी तरह से जो योगेंद्र यादव है वो बहुत एक्टिव थे, कुमार विश्वास बहुत एक्टिव थे, और एडमिरल रामदास जैसे सरीखे व्यक्ति बहुत ही एक्टिव थे। साजिया इल्मी और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े नाम। तो इनमें से कुछ लोग तो पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ लोगों को पार्टी से निकाला गया। उसमें योगेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि बकायदा उनको जब इनका अधिवेशन चल रहा था तो उसके बीच में उनके कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र यादव को हाथ और पैर पकड़ को उठा करके मंच से उतार दिया और उसके बाद में जो सभा स्थल थे उससे उनको बाहर कर दिया गया। तो ये होता ये है कि एक तो सबसे पहले प्रवृत्ति ये होती है कि पार्टी पर हमारी, जैसा भी जयराम महतो है, तो वो चाहते हैं कि पार्टी पर उनकी कितनी ज्यादा पकड़ हो, क्योंकि लोकतंत्र जो है ये बड़ा छलावा मायावी शब्द है दोस्तों।
ये कहने के लिए है, अगले पर आरोप लगाने के लिए। जब अपने पे आती है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, तो लोकतंत्र की जो धारा है वो थोड़ी कुंद हो जाती है। लोकतंत्र की धार हमेशा ही कुंद हो जाती है, क्योंकि आप अगले से तो अपेक्षा करते हैं को लोकतंत्र में विश्वास करे, लोकतांत्रिक मूल्यों की बातें करे, लेकिन जब अपने पे आती है तो लोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो मूल्य है उसको भूल जाते हैं। जयराम महतो के पार्टी में भी अभी वही हो रहा है। जैसा कि लोगों का कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि जयराम महतो अकेले सब कुछ करना चाहते हैं, वो अकेले सब कुछ पाना चाहते हैं, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी हो गए हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हैं। अब इसमें वास्तविकता कितनी है दोस्तों, ये तो जो उनके बहुत करीबी हैं वही जान सकते हैं, या फिर मंच पर जिस तरह से वो व्यवहार करते हैं उन व्यवहारों से जाना जा सकता है कि क्या वो वाकई घमंडी हो गए हैं, या क्या वो वाकई जो है अब कार्यकर्ताओं की और जो इनके मित्र हैं, जो नेता हैं, पार्टी के अन्य नेता हैं, उनकी जो है इज्जत को ये कितना बनाए रखते हैं। क्योंकि संजय मेहता ने वीडियो जारी करके कहा है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है कि जयराम महतो मुझे बार बार अपने मंचों से शर्मिंदा करते हैं, अपमानित करते हैं, और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो इस तरह की बातें जब पार्टी के नेता करने लगे तो स्थिति दोस्तों समझी जा सकती है कि बहुत ही भयावह है, और ये दुखद है, ये दुखद है। अभी तक इस पार्टी का न तो कोई विधायक बना है, सांसद तो बना ही नहीं। तो अब सोचिए कि जब चुनाव एकदम सामने खड़ी हो, मुश्किल से 15 दिन 1 महीना के अंदर में चुनाव के तारीखों की घोषणा होगी, और उससे पहले आपके पार्टी में सरफुटोबल चालू हो जाए, तो इसका क्या संदेश जाएगा आपके कार्यकर्ताओं के बीच में। और कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़िए दोस्तों, जो अन्य पार्टियां हैं जो यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही, वो तो आपको माखोल ही उड़ावेंगे, मजाक ही उड़ावेंगे, और ये हो भी रहा है। क्योंकि जिन पार्टियों से या जिन पार्टियों ने पहले इन पर डोरे डालने की कोशिश की, कहा जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं। लेकिन जो इनके खुद के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है, जो इनसे चिढ़ते हैं जयराम महतो से, उनका कहना है कि ना हेमंत बिस्व शर्मा की चाय का जो आप चाय पार्टी का जो आमंत्रण है उसको जयराम महतो ने स्वीकार कर लिया है, और अब ये जो है खुद विधायक बनना चाहते हैं या 1-2 लोगों को विधायक बनवाना चाहते हैं। अब इनको किसी और से कोई खास मतलब है नहीं। ये चाहते हैं कि गिरिडीह और मांडू ये 2 क्षेत्र से चुनाव लड़े, 1 सीट से नहीं लड़ना चाहते, ये 2 सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अगर इनका मान लीजिए कल्पना कीजिए कि अगर इमेजिनरी की मान लीजिए कि इनका जो समझौता हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी इनको 2 सीट नहीं देने वाली है। 2 सीट से एक व्यक्ति को चुनाव लड़वाने वाली नहीं है। अब उस स्थिति में अगर ये मांडू जाते हैं, या जो गिरिडीह ये दावा कर रहे हैं कि गिरिडीह की जनता हमको इस बार जिता देगी, गिरिडीह में स्थिति ये है दोस्तों कि जो गांडे उपचुनाव में अभी कल्पना सोरेन जीत के आई हैं, उनके लिए अपना सीट निकालना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण होना प्रारंभ हो चुका है, और इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव पर अवश्य पड़ेगा। जो कुर्मी हैं वो भी तो ये चाहते हैं कि भाई उनका नेता जीत कर जाए, वो किस पार्टी से हो इससे मतलब समाज को नहीं है। समाज को इससे मतलब है कि हमारे समाज से कितने लोग जीत कर जाएंगे और जो हमारी बात विधानसभा में रखेंगे। आज के तारीख में जयराम महतो को लगता है कि वो कुर्मियों के एकलौते एकमात्र नेता हैं, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। वास्तविकता इससे कोसों दूर है दोस्तों। ये सही बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास में आज के तारीख में जो सुनील महतो, विनोद बिहारी महतो, उनके सरीखे कोई नेता अब नहीं बचा है कुर्मी समाज से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुर्मी समाज का कोई नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है ही नहीं। इसी प्रकार से जो सुदेश महतो हैं, उनको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो फूके हुए कारतूस हैं। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आज भी अगर यहाँ पर जो कुर्मी नेता लोग हैं, उसमें अगर सबसे सौम्य चेहरा कोई सबसे सौम्य चेहरा है, वो है सुदेश महतो। और सुदेश महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेचुरल एलाई है, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि सुदेश महतो की पार्टी जो है वो खत्म हो चुकी है या आने वाले विधानसभा में वो कोई कमाल नहीं कर पाएगी। वो ये सत्य है कि वो 10 विधायकों तक वो सीमित हो जाएगी अधिकतम।
नहीं तो 5-7 तो उसको मिल ही जाता है। पिछली बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन नहीं हो पाया तो 2 विधायकों पर सिमट गए थे, लेकिन अगली बार या अगले चुनाव में उनकी स्थिति काफी अच्छी है। ये सही बात है कि अभी जयराम महतो जो है वो गरम गरम पकौड़े हैं तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पकौड़े की गर्मी कब तक बनी रहेगी? क्योंकि जिस प्रकार से वो घूम रहे हैं, ठीक है, लोग उनके में जिस प्रकार पहले आते थे अब तो उनकी संख्या कम हो गई, लेकिन फिर भी भीड़ वो इकट्ठा कर ले पा रहे हैं। लेकिन इस भीड़ में से कितने लोग उनके पक्ष में वोट करेंगे, इसका एक बड़ा अच्छा, ये अभी किसी को नहीं पता है कि कितने उसके पक्ष में वोट करेंगे। जब राजीव गांधी नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो उस जमाने में बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु का शासन था, कम्युनिस्टों का शासन था, जिसको हिलाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जब राजीव गांधी गए और जब वहां पे जो धर्मतल्ला के पास बड़ा सा मैदान है उसमें जब इनकी सभा हुई तो लोगों ने कहा कि आज तक बंगाल ने इतनी बड़ी सभा देखी ही नहीं थी। उसके 2 महीना बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, राजीव गांधी हार गए, कांग्रेस पार्टी हार गई, तो लोगों ने कहा कि फिर इतनी बड़ी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी? तो वहां के लोगों में के बीच जब सर्वे कराया गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग देखने गए थे कि इंदिरा गांधी का बेटा कैसा देखने में लगता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जयराम महतो की स्थिति भी यही हो जाए, वो कौन लड़का है जो इतना आंदोलन कर रहा है, उसको लोग देखने आ रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो उनके पक्ष में वोट भी कर देंगे, क्योंकि वोट मिलना, वोट पाना, जो खुद जयराम महतो कहते हैं कि मैया योजना से महिलाओं को हेमंत सोरेन ठगने जा रहे हैं और दारू और मुर्गा बांट करके जो मर्दों को ठग लेंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो आपके सभा में आ रहा है वो नहीं बिकेगा? भारत में मतदाताओं का बिकना, उनका बिकना जो है वो एक परंपरा सी बन चुकी है। जो आपके बगल में दिन भर बैठता है वो भी एक बोतल और मुर्गा के चक्कर में हो सकता है आपके खिलाफ वोट करे, क्योंकि वो आपका लॉयल वोटर नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि लोगों के बीच में एक संदेश ये भी जा रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ एक समुदाय विशेष का नेता है। यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं, कुर्मी समाज का नेता है, तो कुर्मी समाज में और भी तो नेता है। तो अगर कुर्मी समाज का वोट बैंक बढ़ जाएगा और आप पे ठप्पा लग जाएगा कि आप एक सिर्फ जाति विशेष के नेता हैं, तो अन्य जातियां आपको क्यों वोट करेगी? आपने ऐसी कौन सी बात कही है जिसके कारण आपके पक्ष में सारा का सारा कुर्मी समाज या जो अन्य समाज है वो आपके पक्ष में आके आपके पीछे लामबंद हो जाएगा? ऐसा आपने क्या कहा है? आप ऐसा कोई वादा भी नहीं कर रहे हैं। आप जब ऐसा कोई वादा नहीं कर तो आपके पीछे क्यों खड़ा होगा? दोस्तों, थोड़ा आंकड़ों का खेल बताऊं। यहाँ पर टोटल जो मतदाता है वो करीब जो है 2,54,55,00,000 है। अभी जनवरी तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, अभी और भी बढ़ गई होगी इसमें संख्या। जो यहाँ पे वोट पड़ता है वो मुश्किल से 65% पड़ता है, सिर्फ 65% पड़ता है। अब उस 65% का मतलब है कि यहाँ पर करीब 1,60,70,000, 1,60,70,00,000 लोग मतदान करते हैं। अब उसमें से सोचिए कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा में 50 या 55 लाख वोट मिला और उसको सीटें कितनी मिली? अगर आजसू का सीट मिला दिया तो उसको 9 सीट मिली। तो यहाँ पर जो खेला होने वाला कुछ लाखों का ही होता है, और उस लाखों में आप जो है, हालांकि कुर्मी समाज के लोग जो दावा करते हैं कि हम लोग यहाँ 22% हैं, लेकिन जो वास्तविक आंकड़ा वो ये है कि यहाँ पे करीब 12% के लगभग जो है कुर्मियों का वोट है। और उसमें अगर मान लीजिए सिर्फ आपको 12% का पूरा भी वोट कर दे तब भी क्या आप जीत पाएंगे? तो सबसे मुख्य चीज है कि पहले तो आपको अपना जो सोच है और जो आपके पार्टी का विचार है उसका विस्तार करना पड़ेगा, उसमें सबको समाहित करना पड़ेगा। जब तक आप सबको समाहित नहीं करेंगे तब तक आपके जीतने की संभावना जो नगण्य है। अब यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं। मुस्लिम वोटर जो हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देते रही, क्योंकि कांग्रेस उसके साथ में है तो वो किसी असमंजस में नहीं है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो पूरा का पूरा वोट जो है जहां भी मुस्लिम है वो पूरा का पूरा या तो कांग्रेस को देगी या उसके गठबंधन के सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को देगी। तो आप कितने प्रतिशत मुसलमानों की वोट की कामना कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मिल जाएगा? कामना तो आप बहुत की कर रहे होंगे, लेकिन मिलेगा कितना? वास्तविकता तो ये है कि मुस्लिम वोटर हमेशा ही थोक के भाव में एक पार्टी विशेष के पक्ष में वोट करता है, तो आप वहां भी फिसडी हैं। अब यहाँ पे जो सर्व समाज जिसको आप बाहरी कहते हैं, जिसकी संख्या यहाँ पर कमोबेश
50 से 60% के लगभग है। अब जब आप उसके पक्ष में कुछ बोलेंगे ही नहीं, उसको अगर आप में कोई उम्मीद की किरण दिखाई ही नहीं पड़ेगी, तो आपके पक्ष में क्यों वोट करेगी? क्यों वोट करेगी आपके पक्ष में? तो दोस्तों, चक्कर ये है कि यहाँ पर जयराम महतो के सामने बड़ी समस्या है। संगठन के नाम पे जीरो है। जो इनका जो उद्देश्य है पार्टी का, उस उद्देश्य में कहीं कोई विस्तार की गुंजाइश दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी लकीर खींच चुके हैं। अब इनके लिए पीछे हटना, जिसको ये अपना कोर वोटर मानते हैं, उसके साथ बेईमानी होगी। और तीसरी चीज ये है कि ये अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को एक बने जिनको कहते हैं उसमें यूनिटी, उसमें एका बनाकर रखने की स्थिति में नहीं है। नेता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो विधायक बन जाएगा, वो सांसद बन जाएगा। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि वो अपने संगठन और अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनके बीच में किस स्तर तक सामंजस्य बना के रख पाता है। और इन सब मामलों में ये चूक रहे हैं। हो सकता है मौसमी, जो कहते हैं बरसाती नदी, ये बरसाती नदी बनकर ना रह जाए। मैं तो चाहता हूं कि भैया ये गंगा बने, जिसमें सालों भर पानी बहती है। ये हो सकता है कि क्षणिक उद्वेग में कुछ लोग इनके पक्ष में वोट कर दें, इनके 2-4 एमएलए भी बन जाएं, लेकिन उससे होगा क्या? यहाँ पर तो आरजेडी का भी एमएलए है, जेडीयू का भी एमएलए बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि किसी एक पार्टी को आज तक झारखंड ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। तो जो एक भी जैसे भोक्ता है, अभी सत्यानंद भोक्ता, वो आरजेडी के हैं, मंत्री बने हुए हैं। हो सकता है कि आपका भी लॉटरी लग जाए, लेकिन क्या इससे आपके पार्टी का विस्तार होगा? सोचिएगा दोस्तों, सोचिएगा और अपने विचार जो है जरूर लिखिएगा। और हाँ, एक और बात, अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। कमेंट करो, गाली वगैरह ही बको, कुछ तो करो। तो मिलते हैं अगले अंक में दोस्तों, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।